हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं एसपी का, जिसमें हमें ये सारा कंटेंट पढ़ना है। प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, इलीगल अलॉटमेंट क्या होता है शेयर्स का, डिफरेंस बिटवीन इरेगुलर एंड इलीगल अलॉटमेंट, लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन कब इशू किया जाता है राइट शेयर्स के टाइम पे, वो क्या होता है, कॉल ऑन शेयर्स कैसे किया जाए, उनका प्रोविजन क्या है, उनके प्रोसीजर क्या है, ड्यूटीज क्या है कंपनी सेक्रेटरी की, फॉरफीचर का प्रोसीजर क्या है और सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या है, शेयर सरेंडर के क्या सर्कमस्टांसेस हैं, शेयर लियन के क्या सर्कमस्टांसेस हैं, और टाइप्स ऑफ शेयर डिविडेंड। सबसे पहले द कंपनी सेक्रेटरी इनिशिएट्स प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज। आज मुझे शेयर्स इशू करने हैं, मैं कंपनी हूं, तो कंपनी सेक्रेटरी वो इनिशिएट करता है प्रोसेस। आफ्टर ऑब्टेनिंग सैंक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टस फ्रॉम सेबी, सबसे पहले सेबी से सैंक्शन लेना पड़ता है प्रोस्पेक्टस का। प्रोसीजर ऑफ पब्लिक इशू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर अलॉटमेंट। तो पहले एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन का एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, फिर हमें शेयर्स को अलॉट करना पड़ता है। प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन क्या है? तो सबसे पहले एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, ओपनिंग बैंक अकाउंट। फिर हमें एप्लीकेशंस मिलती हैं, शेयर एप्लीकेशंस मिलती हैं। हम कंपनी हैं, हमें शेयर एप्लीकेशन मिलेंगी। इन्वेस्टर्स हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन फिल करते हैं। हम एप्लीकेशंस को क्लासिफाई करते हैं, 4 क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ेंगे आप। फिर शेयर एप्लीकेशन और स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट बनती है। तो अब बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो एक बैंकर अपॉइंट होता है, उसमें हम एक एस्क्रो बैंक अकाउंट खोलते हैं। अब एस्क्रो बैंक अकाउंट खोलना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के अंदर आता है, जहां पे हम फ्रॉड को रोक सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले फ्रॉड हो सकते थे, हमने शेयर इशू, हम पैसे भर दिए एप्लीकेशन की, कंपनी ने पैसे लेकर चली गई, पता ही नहीं चला। अब एस्क्रो अकाउंट वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डिस्प्यूट वगैरह हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए एक एस्क्रो बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है शेड्यूल बैंक में। अब एस्क्रो बैंक अकाउंट के लिए मैंने बताया था, ये सारा प्रोसीजर जो है वो कंपनी सेक्रेटरी इनिशिएट करता है। तो डॉक्यूमेंट सप्लाई करने पड़ते हैं, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, जो बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पास हुई होगी, वो देकर हम एक एस्क्रो बैंक अकाउंट खोलते हैं। कंपनी एश्योरेंस देती है कि शेयर एप्लीकेशन मनी तब तक यूटिलाइज नहीं होगा जब तक सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, और टोटल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कंपनीज अकाउंट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ द शेयर अलॉटमेंट। तो मैंने बताया था ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है एस्क्रो बैंक अकाउंट का, कि एक एस्क्रो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा होगा, जब तक पूरा प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाता तब तक अपने कंपनी अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर सकती है। एस्क्रो अकाउंट क्लोज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट। अभी सेबी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है 01/01/2016 की। शेयर एप्लीकेशंस जिसमें लिखा गया है कैन बी मेड थ्रू ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी है कि ASBA क्या होता है। पहले क्या होता था, जब हम शेयर के लिए अप्लाई करते थे तो हमारे अकाउंट में से पैसे कट जाते थे, फिर हमारे को अगर शेयर्स मिलते थे तो ठीक है, वरना हमारे को पैसे से रिफंड आते थे। अब हमारे अकाउंट में से पैसे कटते नहीं है। मान लीजिए मेरा ICICI बैंक में अकाउंट है और मैंने ₹1,00,000 के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन की है, तो ₹1,00,000 मेरे अकाउंट में से कटेंगे नहीं, मेरे अकाउंट में ब्लॉक हो जाएंगे। ओके। अब अगर ये ASBA फैसिलिटी नहीं है तो मैं शेयर्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता हूँ। ये सभी गाइडलाइंस हो गई हैं। अब शेयर एप्लीकेशन मनी इज ब्लॉक्ड बाय द बैंक, मनी रिमेन्स ब्लॉक्ड टिल अलॉटमेंट इज डन। तो यहाँ पे क्या, चोरी चकारी से रुक, अभी हमारे यहाँ ₹1,00,000 कट गया, फिर कंपनी के अकाउंट में चला गया, कंपनी डूब गई तो मतलब भाग गई, तो यहाँ पे अभी हमारे अकाउंट में से पैसा निकलता नहीं, हमारे अकाउंट में ही पड़ा रहता है, ब्लॉक्ड रहता है। जब हमारे को शेयर्स मिल जाएंगे, जितने शेयर्स मिले उतने का पैसा हमारे अकाउंट में से कट जाएगा और बाकी अनब्लॉक हो जाएगा। अमाउंट रिलेटेड टू शेयर्स अलॉटेड इज ट्रांसफर टू कंपनीज बैंक अकाउंट। बताया था ना, जब अलॉटमेंट प्रोसीजर पूरा हो जाएगा तो एस्क्रो बैंक अकाउंट से फिर वो कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो जब एस्क्रो बैंक से कंपनी के बैंक में जाएगा तब हमारे अकाउंट में से कटेगा वो पैसा, और जितने के शेयर्स हमें नहीं अलॉट हुए हैं वो हमारा अनब्लॉक्ड हो जाएगा। तो रिफंड का पैसा सवाल ही नहीं उठता है, हमारा पैसा हमारे पास ही रहता है, सिक्योर्ड रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। इसीलिए ही एस्क्रो बैंक अकाउंट खोला गया है, ताकि ASBA सपोर्ट हो सके।
तो पहला प्रोसीजर था बैंक अकाउंट खोलना, तो एस्क्रो बैंक। फिर हम एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं। वंस प्रोस्पेक्टस सैंक्शन बाय सेबी, कंपनी एडवर्टाइज करती है, सेबी से सैंक्शन कराना पड़ता है प्रोस्पेक्टस को। फिर कंपनी एडवर्टाइज करती है, पब्लिकली अनाउंस करती है, भाई हम 2-3 दिन देते हैं या 3 से 5 दिन देते हैं कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करो, एप्लीकेशन भरो। ब्रोकर्स को बोलती है, भाई इन्वेस्टर्स को बताओ कि हमारी कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, तो इन्वेस्टर्स शेयर एप्लीकेशन फिल करते हैं, डिटेल साइन पैन कार्ड वगैरह देते हैं। ब्रोकर्स डिपॉजिट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को रिकॉग्नाइज्ड बैंक के द्वारा, जिसमें एएसबीए फैसिलिटी हो, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। उन्हीं बैंक्स के थ्रू आप एप्लीकेशंस कर सकते हो। एप्लीकेंट्स कैन डायरेक्टली अप्रोच सच बैंक। अब ब्रोकर के थ्रू नहीं जाना, सीधा बैंक में जाना है। भाई आईसीआईसीआई बैंक में सपोज एएसबीए फैसिलिटी अवेलेबल है, तो सीधा बैंक में जाइए, राइट, और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चेक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। एप्लीकेंट्स शुड हैव अकाउंट इन सच अ बैंक जहां पर एएसबीए एप्लीकेशंस प्रोसेस होती हो। जब एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं, अमाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। जितना अमाउंट ब्लॉक हुआ है, बैंक इन्फॉर्म करती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। बैंक इन्फॉर्म करती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कि इतनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई हैं, इतना पैसा अपन ने ब्लॉक कर रखा है, राइट। और एप्लीकेशंस फॉर विच अमाउंट इज ब्लॉक्ड इज हैंडेड ओवर टू द लीड मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी लीड मैनेजर अपॉइंट करता है कि भाई तू पूरा प्रोसेस ये सब देखेगा। तो लीड मैनेजर को एप्लीकेशंस हैंड ओवर की जाती हैं जिन जिन का पैसा ब्लॉक हुआ है। अब जैसे ही हम लीड मैनेजर को एप्लीकेशंस मिलेंगी, तो वो क्या करता है, वो छांटता है एप्लीकेशन को। स्टेटमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन इज प्रिपेयर्ड, एप्लीकेशंस विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड। जिनमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है उसको रिजेक्ट किया जाता है। जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली है उनको 4 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई वर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, और एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी होते हैं। तो एप्लीकेशंस की क्लासिफिकेशन 4 हिस्सों में होती है। रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई वर्थ इन्वेस्टर्स, यानी जैसे इंस्टीट्यूशनल हाई वर्थ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, फिर म्यूचुअल फंड्स, फिर लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी वगैरह, ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। उनके अलावा जो नॉन इंस्टीट्यूशनल हैं, राम श्याम लखन कृष्णा, मिस्टर पटेल, मिस्टर शर्मा, राइट, एबीसी ट्रस्ट, तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्ट करते हैं। तो उनमें बांटा जाता है, भाई शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए उनमें रिटेल इन्वेस्टर्स कितने हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्क कितने हैं, इंस्टीट्यूशनल कितने हैं, और एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी कितने हैं। अब इसमें एक बात नोट करने जैसी है कि 10% ऑफ द शेयर्स इश्यूड शुड बी रिजर्व फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। मान लीजिए आप 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं पब्लिक में, तो कम से कम 10,000 शेयर्स, विच इज 10% ऑफ शेयर इशू, शुड बी फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। ये नहीं कि आपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे दिए, राइट। जनरली रिजर्वेशन फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेस्टर डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस। जनरली तो रिजर्वेशन हर क्लास के लिए रिजर्वेशन होती है। भाई रिटेल इन्वेस्टर के लिए 20% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए 30% है, इंस्टीट्यूशनल के लिए फंडाना है, टोटल 100 होता है, राइट। तो ये थर्ड था कि क्लासिफिकेशन। पहला था बैंक अकाउंट खोलिए, राइट। दूसरा था एप्लीकेशन रिसीव, तीसरा क्लासिफिकेशन, और चौथा शेयर एप्लीकेशन की स्टेटमेंट बनाइए। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन ईच कैटेगरी कंपेयर किया जाता है, भाई हमने हर रेस्पेक्टिव कैटेगरी में कितने शेयर्स थे। ओवर सब्सक्रिप्शन है, यानी सपोज मैंने इस कैटेगरी के लिए 20,000 शेयर्स अप्लाई रखे थे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, राइट। 1 लाख शेयर्स देने हैं, 10% तो मिनिमम रखने हैं, मैंने 20,000 शेयर्स 20% रखा था कि 20,000 शेयर्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो इस स्थिति को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो उस केस में प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट करते हैं 3:2 के रेशियो में। अलॉटमेंट फाइनलाइज करते हैं, फिर भाई हाँ एसएस को अलॉटमेंट होगी। जब अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होती है तब कंपनी सेक्रेटरी को कंसल्ट किया जाता है, लीड मैनेजर को कंसल्ट किया जाता है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को कंसल्ट किया जाता है। स्टेटमेंट बनाई जाती है, स्टेटमेंट में एन स्क्वायर डी स्क्वायर होता है, मतलब नेम ऑफ द एप्लीकेंट, किन किन को देना है, कितने शेयर्स देने हैं, डीमेट अकाउंट नंबर, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी। अब इंडिया में 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल, राइट, जो हमारे डीमैट शेयर्स रखती है, और दूसरा है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ सर्विसेज लिमिटेड है और यहाँ पे सिक्योरिटीज है, दोनों का एस अलग अलग है।
करेक्ट। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरी तो हर एक के जो एप्लीकेंट होता है, किसने एनएसडीएल में अकाउंट अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चुना होता है, किसने सीडीएसएल, तो उस हिसाब से उसका आईडी होता है। डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इन्फॉर्म होते हैं, भाई हाँ हमारे हमने तुम्हारे इनको शेयर्स दिए हैं, अलॉट किए हैं, और शेयर्स दैट आर अलॉटेड आर क्रेडिटेड टू देयर डीमैट अकाउंट। अब एनएसडीएल में हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं, सीडीएसएल में हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। तो शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं, और जैसे ही शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा निकल जाता है। प्राइसेस ऑफ द शेयर्स अलॉटेड ट्रांसफर्ड फ्रॉम एएसबीए टू एस्क्रो बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, राइट। फिर जैसे शेयर्स आ गए, एएसबीए से एस्क्रो बैंक में आएगा, और एस्क्रो बैंक से जब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी के बैंक अकाउंट में चला जाता है। स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्फॉर्म एप्लीकेशन थ्रू एसएमएस, एसएमएस आ जाता है कि भाई यहाँ आपको शेयर अलॉट हुए हैं कि शेयर अलॉट नहीं हुए हैं। कंपनी इन्फॉर्म करती है आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, सेबी को। एंटायर प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 15 days एज पर सेबी गाइडलाइंस। सेबी गाइडलाइंस कहती है 15 दिन में ये सारा मामला निपटाओ। अब प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट क्या है? तो अलॉटमेंट क्या होती है, व्हाट इज शेयर अलॉटमेंट, मन मार्क में आता है कभी कभी। अलोकेशन ऑफ शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक अगेंस्ट शेयर्स ऑफर्ड। एप्लीकेशन रिसीव के सामने हम शेयर्स ऑफर करते हैं, एंड क्रेडिटिंग द सेम टू डीमैट अकाउंट। शेयर्स अभी आपको फिजिकल नहीं मिलते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक अगेंस्ट shares offered and crediting the same to demat account of respective applicant is called share allotment। अब उसका प्रोसीजर क्या है? पहले तो एप्लीकेशन रिसीव होती है, पैसा ब्लॉक हो जाता है। सबमिटिंग एप्लीकेशंस टू द सिंडिकेट मेंबर्स अपॉइंटेड बाय कंपनी। वो जो बैंक है, सिंडिकेट मेंबर्स जो अपॉइंट होते हैं, लीड मैनेजर उसको देते हैं, भाई हाँ ये लोगों ने अप्लाई किया है। और वो जो मेंबर है, सिंडिकेट मेंबर, वो अपलोड करता है डिटेल्स, नाम, क्लास ऑफ इन्वेस्टर, मतलब तू रिटेल इन्वेस्टर है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ है कि इंस्टीट्यूशनल है कि एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने अप्लाई किए हैं, कितना अमाउंट है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी क्या है, मतलब तो एनएसडीएल में तेरा अकाउंट है कि सीडीएसएल में है, डीमैट अकाउंट नंबर और अमाउंट कितना पे किया है। कौन अपलोड करता है? सिंडिकेट मेंबर्स अपलोड करते हैं। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम के द्वारा। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ये बिडिंग सिस्टम है, तो ये डिटेल अपलोड होती है। तो अपलोडिंग डिटेल्स, पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है, फिर डिटेल्स अपलोड होती है। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन रिसीव आर सेंट बाय द सिंडिकेट मेंबर्स टू द रजिस्ट्रार एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये सिंडिकेट मेंबर डिटेल अपलोड करके रजिस्ट्रार और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को देता है। एप्लीकेशंस जैसे ही मिलती हैं उनको क्लासिफिकेशन किया जाता है, रिटेल इन्वेस्टर कितना है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, हाई वर्थ, इंस्टीट्यूशनल और एम्प्लॉइज, करेक्ट। फिर स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट के बाद अलॉटमेंट होती है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अमंग वेरियस कैटेगरीज इन्वेस्टर्स डिसाइड होती है। ये मैंने पहले भी बताया था, लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर्स, कंपनी सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर शेयर्स आर अलॉटेड टू वेरियस एप्लीकेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्री डिसाइडेड फॉर्मूला। प्री डिसाइडेड फॉर्मूला होता है कि रिटेल इन्वेस्टर को इसके इस फॉर्मूला पे देना है, नॉन इंस्टीट्यूशनल को इतना देना है। स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट इज प्रिपेयर्ड। अब स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट बनती है, करेक्ट, बाय रजिस्ट्रार टू इशू, फिर सेंट टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। वो जो स्टेटमेंट बनती है वो रजिस्ट्रार टू इशू, मतलब ये एक बंदा है रजिस्ट्रार टू इशू, जो लीड मैनेजर और ये सब जो होते हैं वो रजिस्ट्रार टू इशू और लीड मैनेजर्स, इनका पूरा टीम होता है। तो रजिस्ट्रार टू इशू वो स्टेटमेंट बनाता है और सेंड करता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को और डिपॉजिटरी को, यानी सीडीएसएल या एनएसडीएल और सेबी को। शेयर्स आर क्रेडिटेड टू द डीमैट अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ बाय द डिपॉजिटरी। Applicants are informed through SMS email by depository and recognized stock exchange। मतलब आपको SMS NSDL CDL से भी आएगा, recognized stock exchange से भी आएगा। Lead manager takes further action to list the shares on recognized stock exchange। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस ऑन शेयर अलॉटमेंट। कंपनीज एक्ट 2013 ने 12 लीगल रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं शेयर अलॉटमेंट के लिए, और ये अगर लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं फुलफिल तो शेयर अलॉटमेंट इरेगुलर बन जाती है। अब पहली लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। पहले हम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते थे, 100 का शेयर 95 में दे दिया, अब नहीं कर सकते। 100 का शेयर तो 100 में दे सकता है, 100 का शेयर तो 105 110 में दे सकता है, पर फेस वैल्यू से नीचे तुम शेयर्स इशू नहीं कर सकते। फेस वैल्यू 100 है तो तेरे को 100 तो कम से कम चार्ज करना है।
सेकेंड, मिनिमम 10% ऑफ शेयर इशूड रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% शेयर। इन्वेस्टर कैन मेक एप्लीकेशन थ्रू ASBA प्रोसेस, ASBA प्रोसेस है तो ही तो अप्लाई कर सकता है। एंटायर प्रोसेस कंप्लीटेड विद इन 10 डेज। अब देखो आप बोलोगे सर उधर तो 15 दिन था, तो 15 दिन सेबी बोलती है, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है 10 दिन कि बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन खुलेगा, प्रोस्पेक्टस लिस्ट अपना सैंक्शन होगा सेबी से, सब्सक्रिप्शन खुलेगा 3 से 5 दिन हम लोग देते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, अलॉटमेंट होती है, लिस्टिंग होती है, ये पूरा प्रोसेस 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। देयर आफ्टर ट्रेडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल कमेंस। फिर डीमेट अकाउंट कंपलसरी है, 2013 कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि डीमेट अकाउंट कंपलसरी है, राइट, डीमेट अकाउंट में ही जाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, तो 90% शेयर्स जितने इशू किए हैं उसका 90% जितना शेयर अगर हमारे को नहीं मिला है एप्लीकेशंस, तो हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। मान लीजिए मैं 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ, तो पब्लिक ने अगर 80,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है तो मैं आगे अलॉटमेंट नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैंने आगे अलॉटमेंट किया तो वो इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। छठी रिस्ट्रिक्शन, मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स और द अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी मस्ट बी कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशन। अब पैसा टुकड़ों टुकड़ों में मंगाया जाता है, पहले शेयर एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर कॉल मनी होता है, आगे आप पढ़ोगे। तो मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू, 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स मिनिमम कॉल करना है, या तो जो अमाउंट सेबी डिसाइड करे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन और उसके इफेक्ट को डिस्क्लोज करना है प्रोस्पेक्टस में कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो हम पैसे वापस कर देंगे। कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम नेटवर्थ एज प्रिस्क्राइब बाय सेबी फॉर पब्लिक इशू। कुछ क्राइटेरियाज रखिए हैं, भाई इतना करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए तो इतना करोड़ का इशू आप कर सकते हैं। इफ प्रमोटर्स हैव आल्सो परचेज द शेयर्स इन पब्लिक इशू, जो कंपनी प्रमोट करते हैं उनको प्रमोटर्स कहते हैं, वो भी एज अ पब्लिक में शेयर्स खरीदते हैं। तो प्रमोटर्स को ये बताना है कि भाई हम एज अ पब्लिक इशू में भी हम शेयर्स खरीद रहे हैं, राइट। और उनको लॉक इन पीरियड होगा। लॉक इन पीरियड मतलब पर्टिकुलर 3 साल 4 साल जो सेबी प्रिस्क्राइब करे उतने साल तक वो शेयर्स बेच नहीं सकते, उसको कहते हैं लॉक इन पीरियड। मतलब अगर प्रमोटर एज अ पब्लिक शेयर खरीदता है पब्लिक बन के, तो लॉक इन पीरियड होना चाहिए उनके लिए, वो सेबी प्रिस्क्राइब करती है। इफ इशू प्राइस इज फिक्स्ड डिसाइडेड इन एडवांस, prospectus must be sanctioned by सेबी। प्री डिसाइडेड प्राइस है तो सेबी का सैंक्शन चाहिए, प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए कितने में इशू कर रहे हैं। इफ शेयर्स आर इशूड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस ऐसा है जिसमें प्राइस प्री डिसाइडेड नहीं होती है, वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द इन्वेस्टर्स। हम इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि भाई आप कितने शेयर्स, कितने रुपए में शेयर्स खरीदना चाहते हो, नॉन इंस्टीट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल, राइट, हम उनसे रेट्स मंगाते हैं। तो फिर एक वेटेड एवरेज रेट डिसाइड होता है, उस रेट पर हम लोग शेयर इशू करते हैं, तो उसको हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। तो अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू शेयर इशू कर जाते हैं तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का सैंक्शन होना जरूरी है। तो ये भी एक वन लाइनर है कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस में रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सैंक्शन होना चाहिए। कंपनी मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 12 पॉइंट्स होनी चाहिए। अगर ये 12 पॉइंट्स नहीं है तो इरेगुलर अलॉटमेंट हो जाएगी। अब इरेगुलर अलॉटमेंट भी सेम है कि अगर आपने शेयर सब्सक्राइब कर दिया, इशू कर दिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है 90% वाला, तो ये रेगुलर हो जाएगा। कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस आपने फाइल नहीं की है रजिस्ट्रार और सेबी में, इरेगुलर अलॉटमेंट हो जाएगा। मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू यहाँ अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी, अगर आपने उससे सपोज 100 रुपए का शेयर है तो कम से कम एप्लीकेशन मनी 5 रुपए होना चाहिए, आपने 4 रुपए रख दिया, तो इस केस में आपने प्रोविजन फॉलो नहीं किया है तो इरेगुलर अलॉटमेंट हो गई। एस्क्रो बैंक अकाउंट नहीं खोला है शेड्यूल बैंक में, इरेगुलर अलॉटमेंट हो गई। लिस्टिंग नहीं कराई है रेकॉर्ड स्टॉक में, इरेगुलर अलॉटमेंट हो गई। एग्रीमेंट इज नॉट मेड विद द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी से आपने एग्रीमेंट नहीं करा है NSDL और CDSL से। शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट ऑब्जर्विंग गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी या प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रोस्पेक्टस इज मिसलीडिंग और इनकरेक्ट। तो अगर प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है तो भी इरेगुलर अलॉटमेंट होती है। तो ये 8 बातें हैं इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट के लिए। अब इफेक्ट ऑफ इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट क्या होता है? एप्लीकेंट कैन गेट अलॉटमेंट कैंसिल्ड एंड कैन गेट रिफंड ऑफ द अमाउंट पेड ऑन शेयर्स। अगर इरेगुलर अलॉटमेंट है, मतलब ये 8 बातों में से कोई भी बात है, तो एप्लीकेंट अगर कंपनी के पास जाता है कि यार मुझे शेयर का पैसा वापस चाहिए, तो वो कर सकता है। कैन गेट अलॉटमेंट कैंसिल्ड इफ एनी लॉस दैट आल्सो टू बी
bared by him, and any loss has been incurred by him due to irregular allotment, company will bear that. Time limit क्या है? Within 2 months. अब ये most important है, 2 महीने के अंदर from the first statutory meeting, within 2 months of the allotment of shares, if allotment was done after first statutory meeting. Statutory meeting एक compulsory meeting होती है, उसके 2 महीने के अंदर जिसमें हम शेयर अलॉटमेंट करते हैं न्यू कंपनी का। और अगर मान लीजिए स्टेट्यूटरी मीटिंग में शेयर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो जब अलॉटमेंट हुआ है उसके 2 महीने के अंदर, तो 2 महीने की मुद्दत है उसको इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल करने की। डायरेक्टर पर्सनली लायबल होंगे, कंपनसेट द लॉस टू द शेयर होल्डर, राइट, प्रोवाइडेड ही विलफुली वायलेट्स प्रोविजन ऑफ द स्टेट्यूटरी अलॉटमेंट एंड अलाउज अदर टू वायलेट। अब इलीगल शेयर अलॉटमेंट क्या होता है? Allotment of shares is considered illegal in following 4 cases. अब irregular में 8 पॉइंट्स थी, illegal में 4 बात है। पहले, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 फॉलो नहीं हुआ है। दूसरा, शेयर अलॉटेड के प्रोविजंस हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए होते हैं, वो फुलफिल नहीं हुए हैं। शेयर्स अलॉटेड बाय इंडिविजुअल डायरेक्टर, कभी भी इंडिविजुअल डायरेक्टर शेयर इशू नहीं कर सकता। और प्रोविजंस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स आर वायोलेटेड। तो इन 4 बातों में इलीगल में 4 बातें और इरेगुलर में 8 बातें हैं। Illegal share allotment is void ab initio. Void ab initio means void from the beginning. Void ab initio means void from beginning. Void from beginning ये भी आता है, right? Share allotment is illegal when provisions of legal share allotment under the Companies Act or acts have been violated. तो जब आप सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 फॉलो ना करो, प्रोविजंस फॉलो ना करो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, इंडिविजुअल शेयर इशू डायरेक्टर जब शेयर इशू करता है, या जब आपने लिस्टिंग के प्रोविजंस वायलेट किए हैं, तो इलीगल अलॉटमेंट होता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इरेगुलर एंड इलीगल अलॉटमेंट। इरेगुलर अलॉटमेंट ये हम वैसे भी क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे ये आंसर, इफेक्ट क्या होता है, मेंबरशिप पे क्या होता है, लायबिलिटी क्या है, ये हम सारे, जब मेरा क्वेश्चन आंसर का वीडियो आएगा उसमें ये सारा डिस्कस किया हुआ होगा। अब हम सिनॉप्सिस पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का। अब आते हैं रिनॉन्सिएशन ऑफ शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होते हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको पहला हक होता है शेयर्स खरीदने का। मान लीजिए कंपनी फ्लोट कर रही है, कंपनी फ्लोट हो गई, 5 साल के बाद उनको और पैसे की जरूरत है, तो उनको और शेयर्स इशू करने हैं, तो पहले शेयर्स वो राइट शेयर्स मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देंगे, राइट। मैंने बताया था 1 लाख शेयर्स इशू करके मैंने कंपनी चालू की। अब मेरे को 5 साल के बाद और पैसे की जरूरत है कंपनी को, तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी, तो आईपीओ नहीं करेगी, पहले इन 1 लाख शेयर होल्डर्स को बोलेगी भाई तुम पहले शेयर्स खरीदो। इसको कहा जाता है राइट शेयर्स। तो व्हेन शेयर्स आर इशूड टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, द एडिशनल शेयर्स सो ऑफर्ड आर कॉल्ड एज राइट शेयर्स। अब ये जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनमें से किसी को शेयर्स नहीं खरीदने हैं, तो वो रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर्स करती है। रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर्स, रिनाउंसिएशन एक प्रोसेस है where existing shareholder gave up some or all shares offered to him as a right shares. अब मान लीजिए मैं इन 1 लाख शेयर होल्डर्स में से एक शेयर होल्डर हूं, मुझे इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदने पर मेरे भाई को खरीदने हैं या मेरे दोस्त को खरीदने हैं। अब वो तो नहीं खरीद सकता क्योंकि आईपीओ तो है नहीं, इनिशियल पब्लिक ऑफर तो नहीं कर रही है, पर मेरा भाई इस कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है, तो रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर्स के द्वारा वो बन सकता है। द शेयर होल्डर इज एक्सपेक्टेड टू फिल द फॉर्म कॉल्ड लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन for this. Companies make provisions for this in the article of association में लिखा होता है कि letter of renunciation से हम share allotment कर सकते हैं। letter of renunciation 2 पार्ट में बटा होता है। पहले पार्ट में original shareholder signs and states that he want to renunciate, मतलब share his share right to fill the shares in favor of some certain person. second पार्ट में request of allotment होता है, जो बंदा अब नया जिसको शेयर होल्डर रिनाउंसिएट करता है वो बोलता है द पर्सन इन हुज फेवर शेयर्स आर टू बी रिनाउंसिएटेड साइंस एंड रिक्वेस्ट कंपनी टू अलॉट शेयर्स। कंपनी डिसाइड्स द टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग रिनाउंसिएशन लेटर। अब जब मर्जी नहीं को टाइम लिमिट होती है। द लेटर इज रिसीव्ड फ्रॉम ओरिजिनल शेयर होल्डर विद इन टाइम। कंपनी मेक्स एप्रोप्रिएट नोट्स इन स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट and list the membership is, and when list of membership is prepared in the name of person other name is recorded, तो दूसरे बंदे का नाम लिखा जाता है। फिर शेयर अलॉटमेंट क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
राइट। अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सारी एप्लीकेशन बनाता है, नेम एप्लीकेंट और ये सब। अब ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या है विद रिस्पेक्ट टू शेयर अलॉटमेंट, वही सब। एस्क्रो बैंक अकाउंट खोलिए, एग्रीमेंट लिस्ट, एग्रीमेंट कराइए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, एग्रीमेंट किस ड्राइंग इन एग्रीमेंट, लीड मैनेजर अपॉइंट करिए, रजिस्ट्रार टू द इशू अपॉइंट करिए, बैंकर टू द इशू अपॉइंट करिए, डिपॉजिटरी कौन होगा, CDSL, NSDL, ब्रोकर, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फुलफिल करिए, करेक्ट। फिर सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज करिए, लिस्ट बनाइए, कैटेगराइज करिए, फिर अरेंज करिए बोर्ड मीटिंग शेयर अलॉटमेंट के लिए, मिनट बुक बनाइए, जब मिनट बुक मतलब जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें क्या डिसाइड हुआ उसके लिए मिनट्स रिकॉर्ड करिए, इंफॉर्मेशन दीजिए एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉटमेंट हुआ है, राइट, नहीं हुआ है तो वो इन्फॉर्म करिए, फाइलिंग ऑफ स्टेट शेयर अलॉटमेंट विद द रजिस्टर, ये सब आप पढ़ने वाले हैं, बड़े क्वेश्चंस में आने वाले हैं, गेटिंग शेयर्स लिस्टेड विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फिर आता है शेयर कॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैंने बताया था टुकड़ों टुकड़ों में, भाई 100 रुपए का शेयर है तो वो फेस वैल्यू 100 रुपए का है तो वो अपन टुकड़ों टुकड़ों में मंगाते हैं। तो पहले टुकड़े का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन मनी, दूसरे टुकड़े का नाम होता है शेयर अलॉटमेंट मनी, तीसरे टुकड़े का नाम होता है कॉल मनी, जिसमें फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। कंपनी मे कॉल, हाँ, हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में कॉल करे ऐसा जरूरी नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में कॉल कर सकती है, पर अभी ये प्रथा चली गई है, सब एक साथ ही मंगाते हैं। कॉल ऑन शेयर्स मींस अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स कॉल्ड अप बाय द कंपनी व्हेन पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन टू परचेज शेयर्स, पेज एप्लीकेशन मनी। स्टार्टिंग में तो मैंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा था जो मिनिमम 5% होता है, बाकी बैलेंस जब जब कंपनी मंगाएगी तब तब मुझे पे करना है, करेक्ट। कॉल ऑन शेयर्स, अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कॉल ऑन शेयर्स, 1 मार्क में आता है। कॉल ऑन शेयर्स मींस अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर ऑन शेयर्स नॉट फुली पेड अप, जो फुली पेड अप शेयर्स नहीं है, जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, उनसे कॉल कराना है, उसको कॉल ऑन शेयर्स कहते हैं। इफ शेयर्स आर इन जॉइंट नेम, फर्स्ट वाले का जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है पर लेटर जाता है पहले वाले को। प्रोविजंस रिगार्डिंग कॉल, पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्रोविजन रिगार्डिंग शेयर कॉल, देयर शुड बी प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी टू मेक कॉल ऑन शेयर्स। कॉल ऑन सेम शेयर्स मस्ट बी यूनिफॉर्म विदाउट एनी बायस, ऐसे नहीं कुछ शेयर होल्डर से पैसे मंगा रहे हैं, कुछ शेयर होल्डर से नहीं मंगा रहे हैं, सभी शेयर होल्डर से मंगा रहे हैं यूनिफॉर्म बेसिस पर। रिजोल्यूशन पास होना चाहिए बोर्ड मीटिंग में। फिर डिमांड नोटिस जारी करना चाहिए, उसमें कितना कॉल बनी है, टाइम लिमिट क्या है, प्लेस ऑफ पेमेंट क्या है और डेट क्या है। शेयर ट्रांसफर एंड वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स सस्पेंड किए जा सकते हैं टिल कॉल्स आर नॉट पेड। अमाउंट ऑन कॉल ऑन शेयर्स डिपॉजिटेड इन द बैंक ओपनिंग शेयर कॉल अकाउंट, एक और शेयर कॉल अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जैसे एस्क्रो अकाउंट होता है वैसे शेयर कॉल अकाउंट। मिनिमम 1 मंथ का गैप होना चाहिए दो कॉल्स के बीच में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए, बहुत बार आता है, मैंने बताया था ना कि फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल या अलॉटमेंट और कॉल, तो इनके बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन द डिलेड पेमेंट, डिलेड पेमेंट पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। प्रोसीजर क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉलो करने हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस फॉलो करने हैं। क्या है, बोर्ड रेजोल्यूशन रिगार्डिंग कॉल होता है, क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट, किन किन से कॉल मंगाना है, बैंक को इन्फॉर्म किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, पेमेंट ऑफ कॉल मिलता है और उसकी रिकॉर्डिंग की एंट्री होती है। ये सारे आप बड़े आंसर्स अपन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के वीडियो में, राइट। तो ये वहां हम डिस्कस कर लेंगे। दिस इज जस्ट द सिनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर। अब शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर मीन्स रिटर्निंग शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू द फिजिकल सर्टिफिकेट्स ओनली, अब ये बंद हो गया है, अब तो डीमैट आ गया है। सर्कमस्टांसेस ऑफ शेयर सरेंडर, सर्टिफिकेट फट गया, टोन हो गया, शेयर सर्टिफिकेट बिकम्स इलेजिबल, दिख नहीं रहा है, पुराना सर्टिफिकेट है 1940s का, राइट। व्हेन नो स्पेस लेफ्ट आउट फॉर एंट्री ऑफ शेयर ट्रांसफर, व्हेन शेयर्स आर टू बी कंसोलिडेटेड, सब डिवाइडेड, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, सब डिवीजन ऑफ शेयर, आप पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है शेयर लियन, गिरवी रखना। When creditors receive right to acquire possession of the property or debtor and right to sell the same so that dues can be recovered is called lien. Lien यानी गिरवी रखना। तो शेयर गिरवी रखने के क्या प्रावधान है, कंपनी के क्या राइट्स हैं, वो हैं। फिर शेयर फॉरफीचर, अगर कोई बंदा पैसे नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स ऑन कॉल मनी नॉट रिसीव्ड इज नोन एज शेयर फॉरफीचर। डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, share forfeiture is the process by which director of the company cancels the membership of the shareholder, removes the name of the shareholder from the list of members on non-receipt of call,
नॉन रिसिट ऑफ कॉल इंपॉर्टेंट है, एंड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। शेयर फॉरफीचर इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन बाय द डायरेक्टर्स अगेंस्ट द नॉन पेमेंट। अब उसका फिर प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर हम बड़े आंसर्स में वैसे भी करने वाले हैं, प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर, करेक्ट। फिर शेयर डिविडेंड के बारे में, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। अब डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड और एनुअल डिविडेंड। मतलब फाइनल या एनुअल एक ही बात होती है। इंटरिम डिविडेंड सेमी एनुअली दिया जाता है, ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है, और फाइनल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर दिया जाता है, प्रॉफिट डिसाइड होने के बाद, राइट। प्रेफरेंस डिविडेंड पहले दिया जाता है, फिर इक्विटी डिविडेंड दिया जाता है, राइट। आफ्टर अप्रूवल ऑफ डिविडेंड इन एजीएम का अप्रूवल में विद इन 60 days ऑफ सच अप्रूवल डिविडेंड आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। विश यू गुड लक।